आइए सुनते हैं संघर्षों की कहानी रनेश की जुबानी। नमस्कार साथियों, होप ऑफ डेस्टिनेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए साक्षात्कार के साथ। और इस साक्षात्कार में हमारे साथ एक बहुत ही विरले इंसान हैं। संसार में हम लोगों ने देखा है कि हर व्यक्ति आसान रास्तों को चुनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग बिरले ही होते हैं जो अपने लिए चुनौतियां स्वीकार करते हैं। और विशेष रूप से दिव्यांगजन जब ऐसे कार्य को करते हैं तो सच में ही वो समाज के लिए एक आईना है। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ हैं जो कि मणिपुर से हैं और उनका नाम है रनेश सिंह। रनेश सिंह जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। रनेश सिंह जी हम लोगों की तरह ही दृष्टिवान व्यक्ति थे, मतलब आँखों से देख सकते थे। अचानक एक समस्या आई, जिस समस्या की वजह से उनकी आँखों की रोशनी चली गई और वो दृष्टि दिव्यांग हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को संवारा, वो अपने इस साक्षात्कार में बताएंगे। लेकिन इसके उपरांत कड़े संघर्षों के बाद उन्होंने आरआरबी में प्रोबेशनरी ऑफिसर का पद पाया। लेकिन समाज सेवा की लगन और समाज सेवा का जुनून उनके अंदर समाया हुआ था। उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया और समाज सेवा में, विकलांगों की सेवा में और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनकी सेवा में लग गए। और अभी मणिपुर में एक छोटा सा एनजीओ एस्टैब्लिश किया है, स्थापित किया है, उसी के साथ काम कर रहे हैं और दिव्यांगजनों को एक नया माध्यम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ और अपने आप को अपने परिवार के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व बना पाएँ कि जो अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। तो आइए मिलते हैं रनेश सिंह जी से। रनेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे होप ऑफ डेस्टिनेशन के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ अपॉर्चुनिटी सर। रनेश जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे यही है कि सबसे पहले आप बताइए कि किस तरीके से आपकी आँखों की रोशनी जाती रही और जो ये समस्या आई वो किस तरीके से समस्या आई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जो मुझे सुनने वाला जो भी है लोग, उसको मैं दिल से प्रणाम करना चाहूँगा। और जो सर ने अभी जो सवाल पूछा है उसके बारे में, जैसे मुझे बचपन से मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा, पर होने को तो कोई नहीं टाल सकता। पर ग्लोकोमा के कारण मेरा दोनों आंखें मतलब जैसे विजन लॉस हो गया। पर मैंने कभी जैसे हार तो नहीं माना, फिर भी शुरुआत में मुझे मतलब पता नहीं था मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ब्लाइंड के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। तो फिर जैसे धीरे धीरे करके मैं लोगों से बातचीत करना शुरू किया तो मुझे किसी ने बताया कि NIVH के बारे में। तो रनेश जी, ये आपको ग्लूकोमा कब हुआ और कब आपकी विज़न पूरी तरीके से समाप्त हो गई? जब मेरा 10th स्टैंडर्ड, जैसे मैं 10th स्टैंडर्ड में था उस समय मैंने डॉक्टर को दिखाया था। तो उस समय तो जैसे डॉक्टर ने बोला कि फिलहाल ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं है। फिर धीरे धीरे करके जब मेरा पूरा ग्रेजुएशन होने वाला था, जब मैं फाइनल ईयर में था, उस समय मुझे पता चला कि मेरे साथ ग्लोकोमा हुआ है। तो इस कारण से डॉक्टर ने वो कहा कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा। तो जैसे डॉक्टर के एडवाइस के कारण मैं सर्जरी के लिए गया और सर्जरी मैंने कर भी दिया। और उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैं 2011-12 तक तो मेरा जैसे विजन तो था, पर वो विजन मेरे कुछ काम का नहीं था जी। उसके बाद रनेश जी आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ अपने पुनर्वास को लेकर और अपने आप को एक सशक्त व्यक्ति बनाने के लिए? सर जी, मैं ये सवाल जो है मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे मेरे जो शुरुआत बिफोर एंड आफ्टर जो है, मैं बिफोर थोड़ा बताना चाहूँगा। जी जी, बताइए। क्योंकि जब मैं देखने वाला था उस समय जैसे मुझे ब्लाइंड के बारे में कोई वो नहीं था, जैसे जानकारी नहीं था। तो इस कारण से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। धीरे धीरे करके जैसे हमारे यहाँ पे एक जैसे जो FM चैनल होता है जैसे रेडियो का, जो उसमें एक प्रोग्राम जैसे किया था, जैसे हेलो गुड मॉर्निंग करके। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने पे जैसे मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला कि आई एम ए साइडलेस पर्सन।
सो आफ्टर दैट साइटलेस पर्सन होने के कारण जैसे लोग जो भी लिसनर है जो मेरे घर ढूंढ के वो लोग मेरे तक पहुंच पाए और धीरे धीरे करके उन लोग ने जैसे एक ब्लाइंड से मुझे पहले मुलाकात करवाया। तो उसी ब्लाइंड से जैसे मिलने के बाद विजुअली इम्पेयर्ड से मिलने के बाद उसने बताया कि अगर आप रिसेंटली ब्लाइंड है तो आप ऐसा कर सकते हो कि NIVS एक इंस्टीट्यूट है ब्लाइंड का, वहाँ जाके आप एडजस्टमेंट का ट्रेनिंग कर सकते हो। ओके, और उसके बाद में आपने जो है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में एडजस्टमेंट का कोर्स किया, जो कि समायोजन कोर्स के नाम से जाना जाता है। तो रमेश जी, इससे पहले भी मैंने 2 इंटरव्यू लिए हैं जिनमें दोनों लोगों ने बताया कि एडजस्टमेंट कोर्स उन्होंने किया और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गए, जिसका एडजस्टमेंट कोर्स का जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो 3 मंथ्स का है। क्या एडजस्टमेंट कोर्स में क्या खूबी है जिसकी वजह से जो दृष्टि दिव्यांगजन है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करता है? कि इसका आंसर तो थोड़ा लंबा होगा सर, फिर भी मैं बोलना तो चाहूँगा कि हाँ, शॉर्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई ब्लाइंड जैसे जो रिसेंटली जो साइट उसका खो जाता है, तो अगर उसने एक बार अगर एडजस्टमेंट कर लिया तो उसको चलना फिरना, मतलब मूव कैसे करना है, कैसे काम करना है, वो सब मतलब उस 3 महीने के जो भी मतलब कहने के लिए तो वो बहुत शॉर्ट कोर्स है, फिर भी उस शॉर्ट कोर्स में ये सिखाया जाता है कि ब्लाइंड को एक अपने अंदर में आत्मविश्वास जगाने के कार्य करता है सर। ओके, एडजस्टमेंट के बाद फिर आपका सफ़र कैसे जारी रहा? हाँ, वो भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे मैंने एडजस्टमेंट करने के बाद वहाँ पे मुझे पता चला कि NIVS के अंदर क्या क्या है, ब्लाइंड के लिए क्या क्या है, तो मैंने एक कोर्स चुना क्योंकि वहाँ पे एक JMMT करके एक कोर्स था, जो JMMT का फुल नेम है जैपनीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी। मैंने सोचा कि ये कोर्स करके कि ये 2 साल का कोर्स है, अगर मैं ये कोर्स करूँगा तो इस कोर्स में जो मेरा इंटरेस्ट जो है उसके साथ साथ मेरा एक मेन मकसद ये था कि मुझे इस कम्युनिटी में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि मैं रिसेंटली हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 साल तो इस ब्लाइंड कम्युनिटी को ज़रूर देना चाहूँगा। ओके, तो वहाँ से आपने जापानीज़ मेडिकल मैनुअल थेरेपी का कोर्स किया और कोर्स समाप्त होने के बाद जैसा कि मुझे पता है कि आपका बैंक PO में कुछ स्ट्रगल करने के बाद बैंक PO में सिलेक्शन हुआ, और बैंक PO में सिलेक्शन होने के बाद क्या मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपने जो है RRB का बैंक PO आप सेलेक्ट होने के बाद आपने उसको छोड़ दिया और समाज सेवा की तरफ आप बढ़ गए? Sir, from the day I enter in this community, I love to serve the people as a social worker. Okay. So मैंने सोचा कि अगर मैं बैंक में अगर मैंने एंटर कर लिया ना, तो मैं इस कम्युनिटी को मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उस जॉब को भी मैनेज करना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा अगर जैसे आप अगर दिल से लोगों के लिए करना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक डेडिकेशन विद सेक्रीफाइस होकर काम करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि जॉब तो बाद में भी देखा जा सकता है, फिर जो मेरा जो इंटरेस्ट है जैसे लोगों के लिए कार्य करना, उसमें मैंने ज़्यादा वो फोकस किया सर। जी, अभी मणिपुर में रमेश जी किस तरीके का माहौल है विकलांगजनों को लेकर, और उनके प्रति लोगों का जो समाज का रवैया है, जो समाज का दृष्टिकोण है, वो किस तरीके का है? क्या सोचते हैं वहाँ के लोग दिव्यांगजनों के संदर्भ में? ये सवाल तो सर, अवेयरनेस तो बहुत कम है हमारे यहाँ पे, क्योंकि एक स्कूल भी एक ही ब्लाइंड स्कूल है, वो भी 10th स्टैंडर्ड तक सीमित है। अगर जैसे कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन अगर जैसे आगे पढ़ना चाहते हैं तो उनको प्रॉब्लम मतलब फेस करता है। जैसे अगर कॉलेज करना भी चाहे तो वो घर में ही, जैसे अगर 10th उसने पास कर लिया तो उसके बाद वो घर में बैठकर मतलब ऐसे ही जो भी स्टडी है उसको लीव करना पड़ता है। ओके, तो वहाँ पे अवेयरनेस का बहुत कमी है आपके अनुसार। तो कैसे आप अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में अपने NGO के साथ में किस तरीके से क्या वर्किंग कर रहे हैं और किस तरीके से दिव्यांगजनों की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं? जो हमारा एक जो भी सोसाइटी हमने अभी शुरू किया है जैसे 2019 फरवरी में, उसमें हमारा जो मेन मोटो है, जैसे हम
यहाँ पे जैसे अवेयरनेस की बहुत कमी है, और जैसे ब्लाइंड जो भी है जैसे आगे पढ़ भी नहीं सकते, तो 10th स्टैंडर्ड के बाद जो भी है मतलब घर में बैठकर मतलब गुजारा करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लोगों को पहले हमें अवेयर करना है। उसके साथ साथ जैसे जो मतलब आगे जो पढ़ नहीं पाते, जैसे मान लो उम्र किसी का जूनियर है या किसी का सीनियर है जो प्लस 40 प्लस जो भी है वो तो आगे पढ़ नहीं सकता। मान लो जैसे किसी का 20 है तो वो तो आगे भी पढ़ सकता है। इसलिए हमने सोचा कि जो 10 तक अगर किसी ने पढ़ लिया है तो मेरा ये जो मेन मोटो था कि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हमारे यहाँ पे है इकट्ठे करके हम लोग एक ग्रुप बना के सोसाइटी फॉर्म करके, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो मकसद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश आप वहाँ पे कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो इसके तहत किस तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जैसे कुछ एक दो एग्जांपल थोड़ा सा देंगे आप? एग्जाम्पल ये है सर, मैं खुद पहले मैंने जब जापानीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी करने से पहले मैं होलिस्टिक स्पा थेरेपी भी कर चुका हूँ। तो मैं जो मेरा अर्निंग लाइवलीहुड जो है मैं स्पा के जैसे स्पा थेरेपी के रूप में मैं लोगों को मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने जो भी अर्निंग है। तो हमारी सोसाइटी में जो भी मेंबर है, कुछ लोग म्यूजिशियन है, कुछ लोग वो कंप्यूटर में वो है, तो अपना अपना जो भी कार्य है वो उसको हम हाँ महीने में ज़्यादा हम कमाए करें या ना करें उसे इतना मतलब नहीं है। फिर भी हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपने जो भी ब्लाइंडनेस होकर भी जैसे हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, ये हमारा सबसे पहला मकसद है। ओके रणेश जी, एक और मुख्य सवाल आपसे है कि हाँ जी सर। स्टार्टिंग में जब आप विजुअली इम्पेयर्ड हुए, जब ब्लाइंडनेस आपको आया, आपकी आंखों की रोशनी चली गई, तो आपके परिवार और आपके समाज की तरफ से क्या दृष्टिकोण था, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? और जब आप आपने सोसाइटी एक इस्टेब्लिश किया है, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप काम कर रहे हैं, आप दूसरे दिव्यांगजनों को सशक्त बना रहे हैं, तो क्या सोसाइटी की जो सोच है, जो आपके आसपास लोग रह रहे हैं, आपकी फैमिली की सोच है, उसमें किस तरीके से चेंजेस आए? क्योंकि जब व्यक्ति दिव्यांगजन होता है, जब अचानक से ब्लाइंड होता है, तो लोगों की सोच अलग होती है, और जब वो एक सफल व्यक्ति बनता है तो लोगों की सोच अलग होती है। तो आपकी सोसाइटी में किस तरीके की सोच देखी गई, क्या परिवर्तन आया? जैसे शुरुआत में मैंने देखा, जैसे हाँ मेरी मम्मी का वो सपना बिल्कुल टूट गया था। जैसे देखने वाला मतलब कोई बेटा जैसे अचानक से ऐसे उसका रोशनी का मतलब खो गया है, तो उसको मतलब ऐसे शौक सा लग गया। फिर भी जब मैं ये कहना चाहूँगा, जो अगर मैं यहाँ तक जो आज पहुँच पाया हूँ वो सिर्फ मेरी फैमिली के सपोर्ट के कारण मैं पहुँच पाया हूँ। क्योंकि हाँ समाज के जो सोसाइटी के अदर्स पर्सन लोग कुछ बोले या ना बोले, पर मेरी फैमिली मेरे साथ है सर। फिर मैंने जब मैं यहाँ तक पहुँचने के बाद जैसे सोसाइटी का जो नज़रिया है वो भी थोड़ा मतलब चेंज हो गया, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ब्लाइंड पहले कुछ कर नहीं सकते। पर जैसे हमने इस साल फरवरी में जैसे हमारा जो सोसाइटी है उसका पहला फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन किया था, तो लोगों की सोच में ये मतलब पहले लोगों ने बोला कि आप मतलब ऐसे बिना देखे, जैसे जो हमारी सोसाइटी में कोई लो विजन नहीं है, जो भी मेंबर्स एटलीस्ट हम 25 मेंबर्स है, पूरा जो भी मेंबर्स है वो टोटली ब्लाइंड है। तो उन लोगों को कहना है कि आप पूरा टोटली ब्लाइंड होके आप लोग ने ये मतलब जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत मतलब वेल ऑर्गेनाइज किया है, ये सब आप लोग ने कैसे किया? तो ये धीरे धीरे करके अभी तो फिलहाल मतलब थोड़ा अवेयरनेस लोगों की मतलब बीच में हम पैदा कर पा रहा है सर। मतलब आपके कहने का अर्थ है कि आपने अपनी वर्किंग से, आप अपनी कार्य क्षमता से ये सिद्ध किया कि आप विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद भी आप बहुत सारे कामों को इंडिपेंडेंट होकर कर सकते हैं। एक और प्रश्न है रणेश जी आपसे। हाँ जी सर। ये कोरोना वैश्विक महामारी जो कि अभी बहुत ही विकट रूप से पूरी इंडिया में फैली हुई है, तो दृष्टि दिव्यांगजनों की लाइफ में, जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आए हैं इस कोरोना महामारी को लेकर? सर वो तो मैंने भी बहुत देखा है सर। जैसे जो अभी फिलहाल जो हालात पूरे मतलब दुनिया में जो हो रहा है, इसमें तो जैसे हम
सिर्फ मैं जो भी पर्सन विद डिसेबल लोगों के लिए कहना चाहूँगा, जैसे हम लोगों को तो इतना डिफिकल्टीज फेस करना हो रहा है। जैसे मान लो कि सरकार की तरफ से तो बोला जाता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना होगा, तो अगर जैसे कोई अगर टोटली ब्लाइंड अगर जैसे जा रहा है तो हम इंडिपेंडेंट तो जा सकता है, फिर भी कभी कभी जैसे रोड क्रॉस करने में हमारे यहाँ पे मैंने दूसरे जो जगह में देखा है वो हमारे राज्य में अभी फिलहाल इतना वो नहीं है, तो इस कारण से मुझे किसी का जैसे अगर क्रॉस करना है तो मुझे किसी की जरूरत है, तो उस समय जैसे जो सरकार का जो रूल्स है वो हम नजरअंदाज कर रहे हैं ना, उस समय थोड़ा मुझे प्रॉब्लम सा होता है सर। ओके, मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है वो सही तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड होने की वजह से फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे मैंने दूसरे राज्य में देखा है ना सर, जैसे दूसरे राज्य में तो लोगों के अंदर इतना वो अवेयरनेस भी है और मतलब रास्ते भी जैसे ब्लाइंड के कहा कैसे करके वो जा सकता है, पर हमारे यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही कहा रनेश जी। रनेश जी, एक और सवाल है आपसे। रनेश जी, ये जो आपका सफ़र रहा दृष्टि दिव्यांगजन मतलब विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद में, इस सफ़र में किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही आपको यहाँ तक इस्टेब्लिश करने में या यहाँ तक पहुँचाने में या आपका साथ देने में? आपने बताया कि आपकी फैमिली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और भी समाज के कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपका साथ दिया हो इस विकट परिस्थिति में। सर इसमें जैसे फर्स्टली मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि माय मॉम इज वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन टू मी, और जैसे सेकेंडली मैं यहाँ के जो भी डिसेबल कम्युनिटी जो मुझे मतलब शुरुआत में स्टार्टिंग में मुझे मतलब पहचान मिले, वहाँ के लोगों ने मुझे मतलब एनकरेज किया। उसके बाद मैं जो इम्पोर्टेंट लास्टली एंड सबसे मेरी लाइफ में जो बदलाव लाया है वो तो मैं विकास सर को ही देना चाहूँगा। थैंक यू रनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भी अपनी जो आपने जिस दृढ़ निश्चय से अपने कार्य कर रहे हैं उसमें मुझे भी शामिल किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। रनेश जी, आखिरी सवाल आपसे, आप जो भी हमारी सोसाइटी में जो भी डिसेबल व्यक्ति हैं उन डिसेबल व्यक्तियों को क्या सजेशन, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने आप को इस्टेब्लिश करें, इंडिपेंडेंट बने और हमारे इंडिया के, हमारे भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निश्चित करें? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, सो बाय बर्थ जो है उन लोगों को तो मैं इतना नहीं कह पाऊँगा सर, क्योंकि फिर भी जैसे जो 20 में जैसे रिसेंटली जो हुआ है उन लोगों को मैं सबसे ये पहले बताना चाहूँगा एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी ब्लाइंडनेस या अपनी डिसेबिलिटी को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम a visually impaired person, then all doors will open for you sir. और उसके बाद जैसे अगर आप जैसे इंडिपेंडेंट जो आप अगर कुछ करना है, if you are willing to do something then everything is possible for you. Yes, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप ठान लें और कोशिश करें तो ऐसी कोई भी मंजिल दूर नहीं है जिसे हम पाना चाहते हों। दिव्यांगजन भी हमारे राष्ट्र का हिस्सा हैं और अगर वो इंडिपेंडेंट होकर कार्य करें तो शायद हमारा राष्ट्र और अच्छी तरीके से प्रगति कर सकता है। रनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और होप ऑफ डेस्टिनेशन फैमिली आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि आप सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पूरी तरीके से दिव्यांगजनों को उनके पैरों पर खड़े करने का कार्य करें, अर्थात उनको सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करें। हम सभी होप ऑफ डेस्टिनेशन की पूरी फैमिली आप और आपकी सोसाइटी के साथ है। जब कभी भी ज़रूरत होगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे। तो हम लोगों को यही विश्वास है कि रनेश जी मणिपुर में कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि दिव्यांगजन इंडिपेंडेंट होकर अपना कार्य कर सकें। रनेश जी, फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, thank you sir, and lastly I would like to just give one message from my side sir. Okay. To all the PWD person, if you love to do something new in life, then just accept your disability and move forward sir. Okay.
मतलब आपके कहने का अर्थ है कि अपनी डिसेबिलिटी जो आपकी विकलांगता है उसके बारे में नहीं सोचें और एक स्टेप आगे बढ़ाएं। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि विकलांगता कभी भी शारीरिक नहीं होती, मानसिक होती है। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो विकलांगता कभी आड़े नहीं आती। ये हम लोगों ने बहुत ही इस उदाहरणों में इसको देखा हुआ है। जैसे कि रमेश जी भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं, जो दृष्टि दिव्यांग होते हुए भी अपने कार्यों को भली भांति कर रहे हैं और सोसाइटी को इनकरेज करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो भी दिव्यांगजनों के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। रमेश जी, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले आइए सुनते हैं संघर्षों की कहानी रनेश की जुबानी।